पाकिस्तान को हल्के में लेते हैं और पाकिस्तान कितनी फंडिंग इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के बंटवारे की पूरी तैयारी कर रहा है। पर ये एक बहुत बड़ा दब्बा है उन मुसलमानों के लिए जो कि हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। इस स्थिति के अंदर तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है कि कुछ मुस्लिम मिलकर जो है पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खतरे पे है। समय समय पर वो मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार है, ध्रुव राठी है, उनका कुछ खास प्रतिक्रिया इस पर नजर नहीं। इस तरीके से जवाब देना होगा कि आतंकवाद को खत्म करने का काम करें और सख्ताई इतनी बढ़ा दी जाए कि ऐसी घटना ही दोबारा ना हो, क्योंकि अब इससे आने वाले समय में कश्मीर को आर्थिक नुकसान जो पहुंचने वाला है ना। देखिए, नेताओं का तो काम है अपनी वोट बचाना। नेताओं का छोड़ो, अभिनेताओं का काम है अपनी पब्लिक बचाना। मुस्लिम पक्षी के अंदर जो ये घटना हुई है, हिंदुओं को ये सोच लेना चाहिए कि आपके पास यही एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको रहने की जगह है। जिन बच्चियों को विधवा करने का काम किया गया है, उनके मांग से सिंदूर छीना गया, उसका बदला सरकार को लेना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है, ये बहुत खतरनाक जोड़ी है। जरूर इसका बदला तो वो लेंगे। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये कहावत जो है झूठी साबित हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की शाम को जो खूनी खेल हुआ, जो आतंकियों ने क्रूरता वहां पर की, उसके बाद से तो मजहब को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट पंखिल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। पंखिल जी, इसी मुद्दे पर हम सवाल खड़े करें कि क्या वाकई में जो मजहब है वो बैर रखना नहीं सिखाता है? क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई है, निंदनीय घटना, टूरिस्ट जो वहां पे आए हुए थे उनसे उनका धर्म पूछकर ही उन्हें गोली मारी गई है। मजहब तो कोई भी हो पूनम जी, आपस में वैर रखना नहीं सिखाता, पर ये बातें धरातल पर उतरती नजर नहीं है। जो ये हमला पहलगाम के एक सटे इलाके के अंदर हुआ, जहां पर व्हीकल्स का जाना प्रोहिबिटेड है, जाना मुमकिन ही नहीं है। खच्चर या पोनी कर आप वहां तक जाते हैं और वहां पर देखा गया कि जिसके हाथ पर कलावा है, आइडेंटिटी कार्ड्स तक चेक किए गए कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इस कलमा पढ़ने को कहा गया। अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाए, अगर फिर भी वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो उनके कपड़े तक उतरवाए गए ये चेक करने के लिए कि आप मुस्लिम हैं या नहीं है। उनके सामने ही, उनकी पत्नियों के सामने ही, बच्चों के सामने ही उनको मारा गया और ये संदेश दिया गया कि आप ये संदेश मोदी तक पहुंचाइए। जी, पत्नी को बोला, ये कर्नाटक की जो दंपति थे उनकी घटना है ये। और वो देखिए कितना शेरदिल पत्नी थी जिन्होंने ये बात कही कि आप मुझे भी मारिए, आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मारिए। और कहीं ना कहीं इसीलिए भारत की नारी को सशक्तिकरण से तोला जाता है कि समय आने पर भारत की नारी कहीं ना कहीं अग्रसर होकर ऐसा रूप दिखाती है। परंतु इसके पीछे पाकिस्तान की घिनौनी हरकत इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मुद्दे इतने खतरनाक हैं कि वहां की सरकार, वहां की आर्मी अपनी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और वो चाहती है कि किसी तरीके से इंडिया अब एक छोटी सी जंग उनके साथ लड़े, ताकि वहां की जो आम जनता है उसका ध्यान इस मुद्दे से भटके और वो हुकूमत जो है और ज्यादा हुकूमत यहाँ पर कर सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखा यह जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं सरकार को कि उन्हें वॉर करनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और पाकिस्तान भी यही चाहता है। आप पाकिस्तान को बार बार कोट कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने तो साफ तौर पर इसे डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को ब्लेम ना करें, और खुद उन्होंने इसकी निंदा की है कि ये जो है ह्यूमैनिटी पर एक बहुत बड़ा दाग है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरा। बहुत सी ऐसी मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अन्य डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान के साथ करने की, पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आज तक कभी भी किसी भी प्रकार से जुबान नहीं रही और वो अपनी जुबान पर मुकरता आया है। ये हमला पाकिस्तान द्वारा करवाया गया है। इसके पुख्ता सबूत कहीं ना कहीं अगर आप सीरीज को कनेक्ट करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर घुसे। अभी सुबह की ही खबर है कि कुछ आतंकवादी इसी घटना के दौरान वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से, हम पाकिस्तान को हल्के में लेते हैं और पाकिस्तान कितनी फंडिंग इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के बंटवारे की पूरी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान पंजाब को टारगेट कर रहा है आईएसआई की सहायता लेकर, और आईएसआई को फंड करते हैं अन्य यूरोपियन देश भी फंड करते हैं, कनाडा भी फंड करता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसके अंदर हाथ सामने हो सकता है। आप देखिए कि पंजाब के अंदर कई ऐसी ताकतें हैं जो बॉर्डर से सटे इलाकों के अंदर अग्रसर हैं, एक अलग देश की मांग करती हैं। और उसी के अलावा पहलगाम के अंदर जो ये हरकत हुई है, इसके अंदर पूरे हाइड एंड सीक वाला सिस्टम शुरू हुआ है। अब देखिए कि कत्ल करने के बाद, ये आतंकवादी हमला करने के बाद वो छुप चुके हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वेल प्लान मैकेनिज्म है जो इसके पीछे है, कोई ना कोई इनकी सपोर्ट में है, तभी ऐसा मुमकिन है। एक आम आतंकवादी संगठन जब तक किसी द्वारा पोषित ना हो, किसी सरकार द्वारा पोषित ना हो, किसी एजेंसी द्वारा फंडिंग ना की जाए, तो इनकी औकात भी नहीं है।
कि हथियार खरीद लें। आपने यहाँ पर अमेरिका का भी नाम लिया। ये हमला उस समय में हुआ है जब अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस वो भारत के दौरे पर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं। तो इसलिए तो नहीं आपने कनेक्ट किया कि घटनाएं आपस में कनेक्ट हो सकती देखिए है? कनेक्ट का तो ऐसा, अभी प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे जो कि अपनी मीटिंग जो है कट छोड़ के शॉर्ट वापस आ करके रहे हैं वहां से वापस आए, जी। क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है और अमित शाह जी मौके पर पहुंच चुके हैं। पर ऐसी स्थिति के अंदर देखा ये जाना चाहिए कि बर्बरता कितनी बढ़ चुकी है इंसानियत के अंदर। वैसे तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर खतरे में है, पर ये एक बहुत बड़ा दब्बा है उन मुसलमानों के लिए जो कि हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। इस स्थिति के अंदर तमाम मुसलमानों को इकट्ठा होकर इस गतिविधि का विरोध करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि मुस्लिम ना सिर्फ बंदूक की नोक पर काम करता है, क्योंकि आप देखिए कि कहीं पर भी गोलीबारी होती है तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, मुस्लिम के नारे आते हैं। कभी कहीं भंडारे मरने नजर आएंगे, कभी किसी अस्पताल खुलने पर नजर नहीं आएंगे। तो मुसलमानों को अपनी छवि बदलनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति के अंदर हमने ये देखने को मिला है कि एक छवि जो है मुस्लिम कम्युनिटी की खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वाकई में एक सच्चा मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है वो कभी भी नहीं चाहेगा वो किसी का इस प्रकार से बर्बरता से कत्ल कर दे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज के समय में मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है और इस स्थिति के अंदर अगर मुसलमान वाकई में ये समझता है कि वो हिंदुस्तान के साथ है तो उनको फतवा जारी करना चाहिए। मुसलमानों को लेकर सिर्फ एक पहलगाम वाली घटना नहीं है, महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई थी, आगजनी हुई थी, वहां पे उसमें भी मुसलमान कम्युनिटी शामिल थी। बंगाल में जो हिंसा हुई है वो भी मुस्लिम कम्युनिटी थी। अभी जिनके स्केच जारी हुए हैं, जो नाम जारी हुए हैं, वो सब मुस्लिम ही तो बताए गए हैं। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं वही तो चीज हो रही है कि आतंकवाद को तो धर्म बताया जा रहा है, वो है मुस्लिम। कहीं ये वैसा नहीं हो रहा कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, कि कुछ मुस्लिम मिलकर जो है पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अगर ऐसा होता तो आज मुस्लिम समाज इसका कड़ा विरोध करता, पर वो धरातल पर मुझे तो अभी तक अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया चीज से। आप इसके अलावा ये छोड़ दीजिए, जो ये लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खतरे पे है, समय समय पर वो मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, रवीश कुमार है, ध्रुव राठी हैं, उनका कुछ खास प्रतिक्रिया इस पर नजर नहीं आई। ध्रुव राठी समय समय पर वीडियोस बनाते हैं, शायद इस पर वीडियो बना भी दे, पर अभी तक मैंने ट्विटर भी चेक कर लिया, उनका इंस्टा भी चेक कर लिया कि इंस्टेंट एक कर्टसी होती है कि आप देश के साथ हैं तो वो स्टोरी डाल दें, कुछ ऐसा डाल दें कि जिससे हाँ उनको लगे कि हम न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं। अगर ये गोदी मीडिया कहते हैं तो ये खुद भी एक तरीके से करप्ट मीडिया है। गोद में बैठा हुआ मीडिया तो खुद भी है, ये खुद भी है, चाहे वो गोद फिर सत्ता की हो या विपक्ष की गोद में बैठे हुए मीडिया हैं जो कि अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं, सच्चे यूट्यूबर बताते हैं। तो ऐसी देशभक्त होने का दावा करते हैं। देखिए ऐसी देशभक्ति किस काम की जो देश के काम ही ना आए और अपना पैसा कमाने के लिए आप विपक्ष की या पक्ष की गोद में बैठ जाएं, वो गलत है। ये समय राजनीति करने का नहीं है। हिंदुस्तान को इसको बड़े तरीके से सेटल करना पड़ेगा। और ये जो शक्तियां हैं, देखिए कहीं ना कहीं आईबी की रिपोर्ट को भी इग्नोर किया गया। अभी जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि आईबी ने इस घटना की रिपोर्ट दी थी पर उस पर अमल नहीं किया गया। क्या कुछ कारण है वो बेहतर सरकार जानती है, पर इस स्थिति के अंदर एक बड़ा एक्शन जो है सरकार को लेना होगा, ना सिर्फ वार के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही है कि वार हो जाए और वहां के स्थानीय मुद्दे छुप जाएं। बिल्कुल। तो इस तरीके से जवाब देना होगा कि आतंकवाद को खत्म करने का काम करें और सख्ताई इतनी बढ़ा दी जाए कि ऐसी घटना ही दोबारा ना हो। क्योंकि अब इससे आने वाले समय में कश्मीर को आर्थिक नुकसान जो पहुंचने वाला है ना, टूरिज्म को वहां देखने वाला होगा। टूरिज्म वहां पर खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, जिसकी वजह से वहां का आम नौजवान और आम नागरिक गलत रास्ते। सोशल मीडिया पर हमने एक फोटो देखी कि लोगों ने जो है अचानक से वहां से वापसियां नहीं करनी शुरू कर दी है। जो भी महंगी सस्ती जो फ्लाइट मिल रही है वहां से वापस आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर भय की स्थिति बन चुकी है और ये स्थिति कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। बहुत से लोगों की कश्मीर के ऊपर आंख है। और अभी आपने आर्मी के जनरल जो पाकिस्तान के, उनका बयान भी सुना होगा कि वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे कश्मीर को लेकर। तो इससे चीजें साफ होती हैं, कनेक्ट होती हैं कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे पाकिस्तान का 200% हाथ है। इतना शरीफ नहीं है पाकिस्तान की उन्होंने बोल दिया हमने हमला नहीं किया और ये हमला उन द्वारा नहीं किया गया। ये उन द्वारा पोषित माफिया और गुंडों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा किया गया है। पाकिस्तान जिसका खुद का फ्यूचर डूबा हुआ है, वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान की कम्युनिटी के अंदर बंटवारा कर वो इस तरीके का काम करे। और ऐसी स्थिति के अंदर आप देखिए कि खालिस्तानी आतंकवादी भी कितने बढ़ गए हैं। उनको कौन पोषित कर रहा है, उनको इतने महंगे महंगे हथियार कौन दे रहा है, उनको फंडिंग कौन दे रहा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जो नशा छुड़वाने की बात करते हैं वही नशा बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार को बहुत ज्यादा समझदार होकर ये फैसला लेना पड़ेगा कि इस स्थिति को कैसे रोका जाए। और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है।
क्योंकि जिस प्रकार से दर्दनाक मौत दी गई, आपने देखा होगा कि करनाल का एक लड़का जो नेवी में काम बिल्कुल, 6 करता दिन है, पहले शादी हुई अभी थी। 6 या 7वां दिन जी। शादी का है। आप उसके परिवार पर देखिए क्या बीतेगी। उस लड़की, वो बेचारी नई लाश शादी के हुई है। पास लेटी बैठी थी, हम्म। उसके हाथ में चूड़ा था। और क्या इतने बर्बर हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये कौम कितनी निर्दयी हो सकती है। जी। ये कौम के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से गुरेज करता हूं, पर ऐसी घटना होने के बाद ऐसा लगता है कि इनके संस्कार इस प्रकार के हैं। अगर मदरसों में इस प्रकार से कत्ल करना सिखाया जाता है तो ऐसे जैसे मदरसों को काफिर बंद कर बताया देना जाता है चाहिए। कि जी। जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है उनके धर्म में। कोई बात नहीं, अगर हम काफिर हैं तो हमें अपने भगवान की पूजा करने का हक है, पर आपको किसी की निंदा या किसी को मार देने का हक नहीं है। ये कोई धर्म नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई धर्म सिखाता है फिर वो धर्म नहीं है, वो जस्ट एक फ्रॉड में उसे कहूंगा। यहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनका भी एक जो ट्वीट है उन्हें कोट करना चाहूंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में आतंकवादी जिक्र नहीं किया, उन्होंने अपराधी जिक्र किया कि वो अपराधी हैं और देश के लोग नहीं। उन्होंने विजिटर्स कोट किया है कि विजिटर्स पर जो है अपराधियों ने अटैक किया है। तो क्या मतलब कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे घटनाक्रम पे अपने आप को बचाते दिख रहे हैं, या अपना वोट बैंक की चक्कर है कि कहीं मेरा वोट बैंक ना खिसक जाए। देखिए, नेताओं का तो काम है अपनी वोट बचाना। नेताओं का छोड़ो, अभिनेताओं का काम है अपनी पब्लिक बचाना। बिल्कुल। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ अभी देखिए कि ऑल आइज ऑन राफा की जब बात चली थी तो तमाम तरीके से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने बिल्कुल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे, आकर अपना पक्ष रखा था। अब वही अभिनेता आपको गायब नजर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा, तमाम तरीके से ये बड़े अभिनेता आपको गायब नजर आएंगे। ना सिर्फ बड़े अभिनेता, जिन लोगों से इस देश को उम्मीद थी, वो भी इस मुद्दे पर आपको चुप्पी साधे नजर आएंगे, क्योंकि वो डरते हैं कि हमारे बयान से एक खास कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। पर ये खास कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी समझने की जरूरत है कि आप लोगों को अब कोई एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आपके धर्म का नाम आतंकवादी धर्म घोषित हो जाएगा। ये तो स्पष्ट रूप से। लेकिन यहाँ पर एक ओवैसी के बयान को भी ध्यान देना जरूरी है। बेशक वो मुस्लिम नेता है, लेकिन उन्होंने इसे निंदनीय घटना कहा है। उन्होंने ये कहा, उनका बयान हम सुनवाएंगे, आपको लगाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैंने ओवैसी साहब का बयान सुना, उन्होंने आगे आकर बयान भी दिया है और ये बिल्कुल कहा है कि ऐसे दहशतगर्दों के ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल निंदनीय घटना होनी चाहिए। वो भी मुस्लिम लीडर होने के नाते कहीं ना कहीं उनका ये बयान सामने आया तो ये अच्छी बात है, परंतु अभी की स्थिति इतनी खतरनाक है कि इससे हमारे देश को जो नुकसान पहुंचा है वो रिपेयरेबल नहीं है, इररिपेयरेबल है। अब आप देखिए, यही चीज अमेरिका के साथ हुई थी तो लादेन का उन्होंने क्या हाल किया था। बिल्कुल। हिंदुस्तान को बड़ा सोच समझ के, जल्दबाजी ना करके, इंटेलिजेंस की सलाह लेकर इस पर बड़ा एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस स्थिति के अंदर जो ये घटना हुई है, हिंदुओं को ये सोच लेना चाहिए कि आपके पास यही एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको रहने की जगह है। दुबई और अन्य अरब कंट्रीज के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है। अब मैं बांटने वाली बात तो नहीं करना चाहता, पर एक प्रैक्टिकली देखा जाए, हमारे पास ले देके यही मुल्क है और इस मुल्क के भी कई टुकड़े होने जा रहे हैं। बिल्कुल। सिख अपना मुल्क चाहते हैं, तमिलनाडु में लोग अपना मुल्क चाहते हैं, कुकीज अपना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले अपना चाहते हैं। तो बंटवारे की स्थिति है ना, देश को तोड़ने की साजिश है, एक ग्रुप करते हैं और ये आम लोगों के बीच में फूट डालकर कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था, किस बेस पर हुआ था कि हिंदू मुस्लिम आपकी विचारधारा नहीं मिलती। तो महात्मा गांधी को उस समय पे क्या जरूरत थी ऐसा काम करने की, ये कहने की कि मैं उन मुस्लिम के साथ हूँ जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। ये दोगला व्यवहार था जो उस समय पे जिन्ना और नेहरू, अब जो यहाँ पर मुस्लिम रह रहे हैं, मैं तो उन मुस्लिम भाइयों से ये कहूंगा कि एक बार अपना डीएनए चेक करवाएं और डीएनए के साथ साथ अपने पुश्तों को जाकर देखें कि आपके प्रोत कौन है, आपके पितृ कौन है। तो कहीं ना कहीं हिंदू खून नजर आएगा उसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया हुआ है, राजपूत लगाया हुआ है, चौधरी लगाया हुआ है। तो चौधरी मुसलमान कब से होने लग गए? मुस्लिम तो शिया या सुन्नी। ये तो जो पंजाब से बंटवारे के बाद हुई कि पंजाब में चौधरी सिंह लगाने का तो ट्रेंड है ना, ये तो ट्रेंड नहीं है, ये आपके गोत्र विशेष को, आपकी जाति को रिप्रेजेंट करता है, राजपूताना को रिप्रेजेंट करता है। कई समझदार मुस्लिम भाई ये मानते भी हैं आप एक धर्म विशेष में कन्वर्जन के थ्रू आए,
तो आप पहले जान तो लीजिए वो धर्म क्या कह रहा है, उस हम्म। पे किस तरीके से आमिल करते हैं। कई मुस्लिम समझदार भी हैं इस मामले में, रूबिका जिनको लियाकत है, पत्रकार है, वो खुद इस चीज को जिसको मानती इस है। चीज की अच्छी समझ है कि इस्लाम किस बारे में बात करता है, तो वो इस्लाम को समझने का प्रयास करेंगे तो इस्लाम भी अच्छा संदेश देने का कार्य करता है। पर जिस इस्लाम को ये आज पढ़ते हैं, जिस इस्लाम को ये आज फॉलो करते हैं, वो इस्लाम आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं सिखा रहा, नफरत के अलावा और कुछ नहीं सिखा रहा। असल में जो चीज समझने वाली थी, पढ़ने वाली थी, उसको नहीं पढ़ा जा रहा। बस एक नारा लेकर चल रहे हैं, जो आप बेहद अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वो नारा चल रहा है और नुकसान देने का काम आने वाले समय में भारत को करेगा। और भारतवासियों को ये समझना चाहिए कि देश इस वक्त इतना खतरे से भरा हुआ है। एक तरफ बंगाल है, एक तरफ चाइना है, और दूसरी तरफ लगातार हमारी बॉर्डर श्रीलंका भी है, हमारे ही खिलाफ होती जा रही हैं। ये भारत के लिए आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा खतरा बनकर पनपेगा। पूनम जी, यहाँ पर जेएनयू का भी घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है। याद ही होगा जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगा करते थे। अब खैर वहां पे सब घटनाएं कंट्रोल है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सख्ताई करने की जरूरत है देश के अंदर। सख्ताई से ज्यादा अवेयरनेस और भाईचारा बढ़ाने की बात करनी चाहिए। जो लोग अपने पिछोत्तर से, यानी कि बैकवर्ड जो उनका बैकग्राउंड है, उससे बिखरे हुए हैं, उनको उसके साथ जोड़ने की जरूरत है कि आप हैं कौन और आप आए कहाँ से हैं और आपके साथ हुआ क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ये काम कांग्रेस के समय में नहीं हुआ, हमने ऐसा देखा है, जिसका खामियाजा आज भी भारत भुगत रहा है। ये जो हमले हो रहे हैं, जिन जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने हमले किए होंगे, वो आतंकवादी, वो तो एक मोहर्रा है। बिल्कुल, वो उनको कैसे किया? जैसे मैंने आपको एक साल अपने पास रखा, आपका ब्रेन वॉश कर दिया और ये साबित कर दिया कि हिंदू तो बना ही मुसलमान का खात्मा करने के लिए है, तो मैं तो खतरे में आ जाऊंगा ना। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है पंकज जी। एक इंसान का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, वो ब्रेन वॉश के तहत ही सारा काम किया जाता है। और मजबूरी के तहत, अगर युवा के पास रोजगार होगा, काम होगा, ब्रेन वॉश नहीं होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी बात को, जो कंट्रोवर्शियल बात आपने कही है कि हिंदू जो है मुस्लिम खतरा है, पाकिस्तान जो है बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान में तो बॉम्ब अटैक होते हैं ना, तो मुसलमान ही मुसलमान के लिए खतरा उस कंट्री में। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस देश में, जिस जगह पर बेरोजगारी होगी, वहां धर्म के नाम पर राजनीति होगी, धर्म के नाम पर राजनीति होगी, बेरोजगारी होगी, खाने के लाले पड़ेंगे, वहां पर ये बम अटैक होना, ये सब होना लाजमी सी बात है। और इसके मजे बड़ी कंट्रीज लेती हैं। जी बिल्कुल, फंड वहां से आता है, हथियार बिकते हैं, हथियार उद्योगपतियों का काम चलता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत को अब अग्रसर होकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सबसे पहले तो। और जिन बच्चियों को विधवा करने का काम किया गया है, उनके मांग से सिंदूर छीना गया, उसका बदला सरकार को लेना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है, ये बहुत खतरनाक जोड़ी है। जरूर इसका बदला तो वो लेंगे, पर लेंगे बड़ी समझदारी से, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी, मुसलमानों के जो हालात हैं देश में बदल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो नेता भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब भी कुछ बदलाव सरकार लाना चाहती है तो वो एकदम इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हलाला का मुद्दा रहा हो, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड रहा हो। कहने को तो एक पॉजिटिव बदलाव था मुसलमान कम्युनिटी में, लेकिन जो नेता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसी कम्युनिटी का इस्तेमाल करती है। देखिए, एक समय होता था कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छे डिबेट डिस्कशन हुआ करते थे, आपस में ऑपोजिशन की बात भी सुनी जाती थी और दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा कर ऐसा काम चला करता था। परंतु अब हर किसी को अपनी अपनी दुकानदारी खोलने की पड़ी है। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम पत्रकारिता और वकालत के क्षेत्र में ही अग्रसर है, तो हम तो खुलकर ये बात कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठा है। जिस पर जो सामान है उसको वही बेचना आता है। जिसका काम विरोध करना है, वो सिर्फ विरोध कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि ये देश के भले में है या देश के हित में है या नुकसान करेगा। बिल्कुल, राजनीति चमकानी अपनी तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पूनम जी, कहीं ना कहीं ये घटना जो है बहुत दुखद है और मैं इस घटना की बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से गुहार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सक्षमता से और समझदारी से फैसला लिया जाए। आपको लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में पहलगाम वाली जो घटना, कहीं ना कहीं एक जो पंजाब की जो सिख कम्युनिटी है उनकी एक प्रेज करनी भी बनती है, चाहे वो कितना ही अपने आप को कह लें कि हमारे साथ धक्का हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमें तोड़ा गया है, लेकिन कभी भी ये जो कम्युनिटी है इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रही है। हमेशा से आगे बढ़कर इन्होंने मानवता की सेवा की है इन सरदारों ने। जी देखिए, सरदार कौम बनी ही पंथ, ये एक पंथ है
जो कि गुरु नानक देव जी जो द्वारा चलाया गया था। और इस पंथ को चलाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जब हिंदुइज्म के अंदर, सनातन के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, शूद्र का भेदभाव होने लग गया था, तब गुरु नानक देव जी ने संगत को, वो कहावत है ना, संगत पार शब्द है, कहावत भूल गया मैं, माफी चाहूंगा, संगत पार उतारन को गुरु नानक पंथ चलाए। गुरु नानक साहिब जी ने पंथ चलाया। वो पंथ इसीलिए चलाया था कि आप इस भेदभाव से बच पाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि 500-550 साल हुए हैं सिखिज्म को, तो उसका असर आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। कीर्त करो वंश को जो वो इसीलिए ये कौम शुरू से बिना भेदभाव किए, चाहे मुसलमानों, अब देखो मुसलमानों ने इन पर इतना अत्याचार करा, मुगलों ने, बिल्कुल मुगलों ने, हम मुसलमान शब्द ना इस्तेमाल करें, मुगलों ने, औरंगजेब ने और अन्य लोगों ने इन पर इतना अत्याचार करा, हिंदुओं पर अत्याचार करा, पर ये आज भी कोई किसी प्रकार की नफरत नहीं, भेदभाव नहीं करते। पर ये समझने की बात है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि पाकिस्तान से आज भी कनेक्टेड है और वो हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करने के पूरे प्रयास में जुटी हैं। और उन शक्तियों को सरकार भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर हिंदू और सिखों को आपस में एक साथ मिलकर इस देश को बचाना चाहिए और इस देश के टुकड़े होने से बचाना चाहिए। जो लोग एक अलग देश की मांग करते हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, पहला सवाल उनसे यही है कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, जो कौन सा ऐसा भेदभाव है जो एक हिंदू आपसे करता है। कोई सिख और जमीनी स्तर पे मुझे लगता कि कोई भेदभाव होता हो। असल में जो हम काम करते हैं लोग, हिंदू और सिख के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कुछ उन लोगों की है जिनको सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ तो सोशल मीडिया पर जो लोग आधी जानकारी एक दूसरे से आधी जानकारी की तो ऐसी बात है कि सब पैसे की माया है और पावर की माया। किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने अलग अलग मेथड निकाल लिए। मैंने आपको बताया कि एक हिंदू व्यक्ति अपनी अलग दुकानदारी चला रहा है, सिख अपनी अलग चला रहा है, लड़वा कर सिक्योरिटियां ले लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, और इस वजह से वो आपसी नफरत फैलाने का काम करता है, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। एक आखिरी सवाल कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो स्पेशल जो है हिंदू आस्था पर ही अटैक हुआ है। इससे पहले ईद भी गई, रमजान भी गई, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ऐसा होना स्पेशल, क्या हिंदुओं को टारगेट करने की प्लानिंग है वहां पे? देखिए, अब इस बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये तो सरकार को अब थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और आपको देखने को मिलेगा कि काफी श्रद्धालु अब अमरनाथ यात्रा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग कश्मीर से वापस जाना शुरू कर चुके हैं। और इससे ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि कश्मीर में काम कर रहे मुस्लिम भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये कारण बन सकता है उन नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने का। बिल्कुल, जो अभी अपनी पत्थरबाजी जो कम हुई थी घाटी में, पत्थरबाजी नहीं, बल्कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आप नशा ही बेचेंगे, बिल्कुल स्मगलिंग ही करेंगे या बंदूकों का व्यापार करेंगे, 2 नंबर के काम करेंगे, तो वही सब होगा वहां पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चर्चा जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एज अ ऑडियंस आपके क्या विचार है हिंदू मुस्लिम को लेकर, या फिर ये जो पूरा अटैक हुआ है, क्या आपको लगता है इस पर सरकार को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? हमें कमेंट कर बताइएगा जरूर। और ऐसी ही कई तरह की खबरें और जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।